दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर कल की तेजी के बाद आज फिर से स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। इंट्राडे में लोअर सर्किट भी लगा। अब आखिर ये स्टॉक में तेजी क्यों नहीं बन पा रही है? पिछले दिनों स्टॉक ज़बरदस्त दौड़ा, अब गिरावट की चपेट में आ गया। क्या ऐसे में शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टर को एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपना जो मामला था एनसीएलटी में उसको वापस ले लिया है, क्योंकि कंपनी ने अपने कर्ज के निपटारा कर लिया है। तो इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पावर सेक्टर को लेकर एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। और रिलायंस पावर जिसने बहुत कुछ अचीव किया है पिछले 2-3 महीनों में, कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है। क्या इस समय स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर एक बार यहाँ से निकल जाए? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 3:15 बजे के आसपास का टाइम है। बाजार क्लोज होने में 10 मिनट अभी बाकी है। देख सकते हो कि रिलायंस पावर के शेयर की शुरुआत आज देख सकते हो कि पॉजिटिव हुई 48.31 पर। क्लोजिंग कल 48.27 के आसपास थी। इंट्राडे में 49.70 का हाई भी बना, लेकिन 50 को टच नहीं कर पाया और ऊपर के लेवल से आ गई गिरावट। प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई, जिसकी वजह से 45.85 का लो बना, यानी लोअर सर्किट लगा। फिलहाल 46.27 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 4.14% की गिरावट है। हो सकता है कि बाजार क्लोज होते फिर से लोअर सर्किट लगे। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह प्रॉफिट बुकिंग। पिछले एक महीने में स्टॉक ने लगभग 55% का ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है। और आप ये देख ही सकते हो कि ऊपर की प्राइस के हिसाब से देखें, जो 53 का इसने हाई बनाया उस हिसाब से तो जो रिटर्न है वो कम से कम यहाँ पे आपको 65% तक दिखाई देगा। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी और बिल्कुल वही हो रहा है। प्रॉफिट बुकिंग का मामला है, लेकिन जल्दी यहाँ पे एक शानदार तेज़ी फिर शुरू होगी, क्योंकि रिलायंस पावर अब पहले वाले वो कंपनी ने रही है। कंपनी ने बहुत कुछ किया पिछले 2-3 महीनों में, जो फैसले लिए वो सारे पॉजिटिव है और इसका असर आने वाले समय देखने को मिलेगा। यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ने लगा है। पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल अपर सर्किट लग गया, इस वजह से सिर्फ डिलीवरी बेसिक काम हुआ, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम है। 5 करोड़ के आसपास वॉल्यूम हुआ और अभी बाजार शुरू है, आज 6 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो वॉल्यूम ज़बरदस्त है। अब आप ये देख ही सकते हो कि पिछले जब तेज़ी बनी तो 15 ट्रेडिंग सेशन में 29 रुपये का जो स्टॉक था दौड़ते हुए 53.64 पर चला गया। उसके बाद 3 दिन लगातार गिरावट हुई, 4 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक। और जो स्टॉक 53.64 यानी 53.5 के आसपास था, वो स्टॉक गिरते हुए 45 पर आ गया। फिर कल हमने एक अपर सर्किट का यहाँ पे एक दौर देखा, लग रहा था कि लगातार तेज़ी बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज फिर से स्टॉक में गिरावट हुई। इससे एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि अभी इस लेवल के आसपास स्टॉक काफ़ी समय तक कंसोलिडेट कर सकता है, उसके बाद में फिर नई तेज़ी की शुरुआत होगी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस पावर ने नोटिस के माध्यम से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि यहाँ पे देखो कि सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने उनके खिलाफ जो पिटीशन लगाई थी नेशनल ट्रिब्यूनल में, वो एनसीएलटी से उन्होंने एप्लीकेशन वापस विड्रॉ कर ली है। यहाँ पे 9 अक्टूबर 2024 यानी कल अगर आप देखें तो एनसीएलटी की मुंबई बेंच की तरफ से ये ऑर्डर पास किया गया है कि जो भी पूरा मामला था उसका सेटलमेंट हो चुका है और सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रिलायंस पावर के खिलाफ किसी प्रकार की कोई अपील करना आगे नहीं चाहती। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच की तरफ से यहाँ पे जो लेटर जारी किया गया है, जिसमें इस पूरे मामले में जिसमें सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज रिलायंस पावर का जो मामला था, उसमें यहाँ पे एनसीएलटी की तरफ से कहा गया है। ये जो ऑर्डर है आप देखें तो विक्रम ननकानी जो सीनियर काउंसिल बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर की तरफ से जो प्रेजेंट हुए थे, और इसमें ये कहा गया है कि जो 25/6/2015 को रिलायंस ग्रुप के प्रमोटर गारंटर के तौर पर आए थे और उन्होंने जो 3901 करोड़ का जो कर्जा लिया था सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से, तो इस मामले में उनके खिलाफ याचिका दर्ज की गई थी, क्योंकि वो सारा डिफ़ॉल्ट कर गए थे, पैसा नहीं चुका रहे थे और उनकी कॉर्पोरेट गारंटी थी और इसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहते थे। लेकिन अब जो यहाँ पे सेटलमेंट हो चुका है, उनका कहना है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट दोनों पार्टियों ने कर लिया है और अब किसी प्रकार का कोई मामला नहीं बनता
और इसीलिए पिटीशन को विड्रॉ किया जा रहा है। यानी अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से जो पिटीशन लगाई थी उसको खत्म कर दिया गया है। रिलायंस पावर को बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है। तो रिलायंस पावर ने आप देख दो कि ये जो बड़ा कर्ज था 3900 करोड़ रुपये के आसपास का कर्ज, उसके बदले में जो विदर्भ पावर लिमिटेड कंपनी के 100% जो इक्विटी शेयर है वो यहाँ पे CFM एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के फेवर में गिरवी रख दी है, जिससे अब कंपनी को किसी प्रकार का कोई अब कर्जा रिलायंस पावर से लेना नहीं है, सेटलमेंट हो चुका है और इसीलिए यहाँ पे इस पूरे मामले को खारिज कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी जीत है, कोर्ट से जीत हो गई है। अनिल अंबानी की NCLT ने इस मामले को खारिज कर दिया है और एक तरह से बहुत बड़ी राहत अभी समय मिलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे सवाल निकल के आता है कि रिलायंस पावर में प्रमोटर ग्रुप में और कौन है अनिल अंबानी के अलावा, तो कुछ और नाम भी है आप जिसमें देख सकते हो कि सतीश सेठ, इसके अलावा के राजा गोपाल और छाया वीरानी, VK शर्मा, अशोक रामास्वामी, इसके अलावा पुनीत नरेंद्र गर्ग और यहाँ पे रमनदीप कौर और मंजरी कैकर, ये भी प्रमोटर ग्रुप में ही जुड़े हुए हैं। इनकी थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी है लेकिन ये सारे प्रमोटर ग्रुप से जुड़े अनिल अंबानी के अलावा। अब देख सकते हो कि पिछले दिनों जो तेज़ी का दौर बना, हवा हवाई नहीं है, कंपनी को एक बड़ा टेंडर मिल चुका है। देख सकते हो कि यह 500 मेगावाट 1000 मेगावाट घंटे की बैटरी स्टोरेज का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो टेंडर मिला है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो देख सकते हो कि ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे एंट्री हो चुका है कंपनी की एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट में, और आने वाले समय ऐसे ही बैटरी स्टोरेज के प्रोजेक्ट कंपनी और तेज़ी से आगे बढ़ा पाएगी। इसके अलावा कंपनी ने भूटान में 500 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट और 770 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए एक डील साइन की है भूटान की जो स्थायी सरकार की जो वाणिज्य और निवेश शाखा है उनके साथ में, हुड होल्डिंग इन्वेस्टमेंट के साथ में, दोनों मिलके वहाँ पे ये प्रोजेक्ट करेंगे। तो इससे क्लियरली समझ सकते हो बिजनेस भी बढ़ने लगा है, कर्ज खत्म हो चुका है, तो आने वाले समय शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। इस समय प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट हो रही है, चिंता की कोई बात नहीं, फिर से तेज़ी का दौर शुरू होगा। अब लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश का ये सही मौका है, जितना डीप में मिले खरीदारी करनी चाहिए। अब जो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के चेयरपर्सन की तरफ से जो यहाँ पे एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि जो पावर डिमांड है वो नेक्स्ट ईयर 270 गीगावाट तक पहुँच सकती है और 2035 तक 446 गीगावाट बिजली की खपत बढ़ जाएगी। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के चेयरपर्सन घनश्याम प्रसाद का कहना है कि जो पिक डिमांड है अगले साल वो 270 गीगावाट तक पहुंच सकती है और 2035 तक के लिए जो 446 गीगावाट का पिक डिमांड है। और यहाँ पे उनका कहना है कि जो इस समय आप देखिए इस फाइनेंशियल ईयर 40 गीगावाट की नई कैपेसिटी ऐड हो चुकी है पावर जनरेशन में, लेकिन इसको और बढ़ाना होगा क्योंकि जो गोल है उसको अचीव करने में अभी वक्त लग जाएगा। वैसे सरकार की तरफ से इस बार जो पिक डिमांड प्रोजेक्ट की गई थी वो 260 गीगावाट के आसपास थी, लेकिन उसको टच नहीं किया। इसके पीछे वजह रही कि जो लोअर टेम्परेचर रहा और बारिश की वजह से, जिससे जो पिक डिमांड है वो 250 गीगावाट के आसपास ही पहुंच पाई, लेकिन आने वाले समय यह तेज़ी से बढ़ेगी डिमांड। तो यहाँ पे 2 दिन का इवेंट होने जा रहा है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी इंडिया के पार्टनरशिप है, जिसमें आप देख सकते हो कि इंडस्ट्रीज बॉडी FICCI की तरफ से 14 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर, तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। 3 दिन आप इसमें 2 दिन का इवेंट है 14 से 15 अक्टूबर, जिसमें पावर सेक्टर को लेकर कुछ बड़े फैसले ले जाएंगे, जिसमें आप पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जो आगे के लिए रणनीति तैयार की जाएगी पावर इंडस्ट्रीज, और यहाँ पे सरकार की तरफ से आने वाले समय जो पावर डिमांड बढ़ेगी उसको कैसे पूरा करना है उसको लेकर फैसले ले जाएंगे। तो क्लियरली देख सकते हो कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इस साल 40 गीगावाट की कैपेसिटी नई ऐड हुई, जिसमें 10 गीगावाट देखें थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से, इसके अलावा 25 से 30 गीगावाट देखें तो सोलर और विंड एनर्जी ऐड हुई है और 3 गीगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट के माध्यम से। इसके अलावा 700 मेगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी यानी 40 गीगावाट कैपेसिटी टोटल ऐड हुई है, लेकिन इसको और बढ़ाना होगा, तभी जो है 2030 तक का गोल है उसको अचीव किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।